आज जो कुछ भी हूँ मुझे लगता है उसमें मेरे स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पॉलिटिकल साइंस तो अब मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है और इट गिव्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। बिसाइड्स एग्ज़ाम के अलावा भी एक व्यक्तिगत जीवन में भी मुझे लगता है इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है। पॉलिटिकल साइंस आज इस मुकाम पर पहुंचा है, उसके पीछे बहुत बहुत मेहनत की गई है। वो मेहनत मैं ही जानती हूँ। जो भी बच्चे PSIR ले या कोई भी सब्जेक्ट ले, ये मार्क्स के ऊपर ना जाएं। आपको सब्जेक्ट पर कमांड करना है, आपको उस चीज़ की बिल्कुल बेस तक समझना है। अपने बच्चों को एग्ज़ाम में जाने से पहले इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करा देती हूँ कि वो ऑटोमेटिकली लिखने लगते हैं। हिंदी माध्यम में समस्या लैंग्वेज की नहीं है। हिंदी मीडियम में जिस तरीके से जितनी मेहनत के साथ काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज का जो पूरा कंटेंट है ये इसका दायरा बड़ा है, लेकिन डेप्थ के फॉर्म में इतना भी नहीं है। बार बार शायद ज़िंदगी मौका नहीं देती है, सबको मौका नहीं देती है। आपको अगर मौका मिला है प्लीज़ आप उसका उपयोग करें। आप अपने फेलियर्स के रीज़न को समझिए। एक ऑप्शनल में चीज़ें क्लिक नहीं कर रही हैं तो बेटर है आप उससे मूव करिए। आई हैव बीन टॉपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी एक्सपर्ट और इस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन आज मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है कि अगर शायद लिया रहता तो इवन मैंने भी सिविल सर्विसेज दी तो वो चीज़ें हो जाती। मैं उस ईगो में या शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाई। मुझे विवेकानंद जी का ये कोट बहुत इंस्पायर करता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। वैसे स्टूडेंट जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम PSIR ऑप्शनल, क्योंकि आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यानी PSIR की देवी, PSIR की गुरु कहें। 20 साल का अनुभव और PSIR ऐसे सब्जेक्ट की जानकारी रखने वाली शुभ्रा रंजन मैम आज हमारे साथ हैं। और मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम, हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। लाइक आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँची हैं आप। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप यूपी के सीतापुर से बिलोंग करती हैं, जो कि आई थिंक एजुकेशन मामले में बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी वहाँ से निकल के एक लड़की ना केवल फैकल्टी और आज एक आइकॉन है PSIR सब्जेक्ट के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए। मैम, ये जो जर्नी है, शुरुआती जर्नी, वहाँ से यहाँ तक आप पहुँची हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं सीतापुर को बिलोंग करती हूँ और काफ़ी पिछड़ा इलाका भी है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा जो स्कूल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा और मैं आज जो कुछ भी हूँ मुझे लगता है उसमें मेरे स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सबसे ज़्यादा जो स्कूल से हमने सीखा है वो ये था कि हमारे स्कूल का मोटो ही हुआ करता था डिसिप्लिन। तो आई बिलीव कि वो जो डिसिप्लिन रहा है उसने हमेशा मुझे, जो भी मैं जिस क्षेत्र में जहाँ तक भी मैं पहुँची हूँ उसकी भूमिका रही है। फॉर्चुनेटली ऐसी कुछ परिस्थितियाँ रहीं कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला और एक बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जिस तरीके से हॉस्टल का एनवायरनमेंट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट था, तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी बहुत अच्छा स्कोप मिला। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी काफ़ी जुड़ी रही हूँ, अपने कॉलेज की प्रेसिडेंट और हॉस्टल की भी रही हूँ। तो ये सारे जो अनुभव हैं मुझे लगता है कि आज जिस मुकाम पे है, क्योंकि आज अब आई एम बिसाइड्स टीचिंग आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन और विदाउट अ लीडरशिप स्किल आप उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। यस, ऑब्वियसली आज भी हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में बहुत चेंज आया है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि एक वुमेन होने के नाते मैंने बहुत कुछ उस तरीके की चैलेंजेस फेस किए हैं, बट स्टिल ये भी नहीं कहूँगी कि कोई चैलेंज फेस नहीं किया है। तो इट्स अ मिक्स्ड जर्नी, देयर हैव बीन चैलेंजेस एंड आई बिलीव कि शायद हर की ज़िंदगी में होता है, लेकिन आप उस चैलेंजेस से क्या सीखते हैं। मैंने सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये देखी कि हमेशा इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता।
तो आसान रास्ता चुनना बड़ा आसान होता है, लेकिन आगे जा कर के शायद वो हमें कोई बहुत लंबी आगे तक नहीं ले जाता। तो मेरे जीवन का या मुझे मज़ा आता है कि मैं थोड़ा मुश्किल रास्ता हमेशा चुनना चाहती हूँ और चुनती हूँ और उसका मज़ा लेती हूँ, इसको एंजॉय करती हूँ। बहुत बढ़िया। PSIR मतलब पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो एज ए सब्जेक्ट, ये इंटरेस्टिंग आपके लिए कैसे बना और इसके बारे में बताइए मैम। देखिए, मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड था मेरा 12th तक, लेकिन 12th में ही मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया था कि मेरा जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है वो सोशल साइंसेस की तरफ है, क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, बहुत अप्रिशिएट किया जाता था अगर मैं कोई ऐसे लिखती थी या कोई डिबेट या स्पीचेस करती थी, तो मुझे ये पता था कि वेयर आई विल बी एबल टू डू द बेस्ट। नेक्स्ट है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस इसलिए चुना क्योंकि एक बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो आपको थोड़ी इकोनॉमी की भी जानकारी, थोड़ी सोसाइटी की भी जानकारी, तो पॉलिटिकल साइंस वैसे भी मास्टर साइंस कहा जाता है, तो उसको पढ़ा शुरू से ही, चूँकि पॉलिटिक्स की तरफ भी थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन था, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं एक सिस्टमेटिक स्टडी की जाए, उस चीज़ को जाना जाए, और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बढ़ता रहा। और मतलब पॉलिटिकल साइंस से मुझे लगता है कि एक मेरे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसे विचारकों से बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये बात कहते हैं कि एक बार उन्होंने जब सब्जेक्ट पढ़ लिया तो दुनिया को देखने का, समझने का उनका नज़रिया काफ़ी बदल गया। तो पॉलिटिकल साइंस तो अब मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है, और इट गिव्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। बिसाइड्स एग्ज़ाम के अलावा भी एक व्यक्तिगत जीवन में भी मुझे लगता है इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है। मैम, अक्सर मैं UPSC के एस्पिरेंट की इंटरव्यू लेता हूँ और उनसे इंटरेक्शन होती है हमारी, और क्यों, मुझे हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अक्सर देखता हूँ कि जो नॉन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो या फिर मेडिकल के फील्ड हो या फिर अदर फील्ड से हो, वो जब UPSC की तैयारी करने आते हैं तो एज ए ऑप्शनल PSIR को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और PSIR को ही वो चुनते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या फिर इसे मार्क्स ज़्यादा आते हैं? देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय पॉलिटिकल साइंस को बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट माना जाता था और बच्चों का इंक्लिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बहुत था, लेकिन मेरे पास भी दो ऑप्शंस थे कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊँ या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँ। मैंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि एक चैलेंजिंग वर्क करते हैं, देखते हैं, और मैंने सोचा कि मतलब इस सब्जेक्ट को जिस तरीके से पढ़ाई हो रही वैसे नहीं, क्योंकि मेरा खुद का भी एक बैकग्राउंड साइंस था, तो एक बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, अगर आप एक टीचर के नाते मुझे लगता है नॉलेज से भी ज़्यादा कितना ज़्यादा आपके अंदर एक सेंसिटिविटी और एक सेंसिबिलिटी है। आपको बच्चे के शूज़ में जाना होता है, उसको समझना होता है कि उसको किस तरीके से वो चीज़ें हम वो मतलब दैट कैपेसिटी टू फील इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और फिर इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का मतलब बहुत सिंप्लीफाई, अभी भी आप देखिए एक जनरल इम्प्रेशन है, बहुत फिलॉसफी है, ये है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके देना, बच्चों को किस तरीके से समझाना है, नैरेटिव्स कैसे समझाने हैं, किस तरीके से उनको लिंक करना है। और अगर सिविल सर्विसेज की परीक्षा है तो ऑब्वियसली अगर आपको क्लास में चीज़ें समझ में आ गई, आपके पास नोट्स हैं जिसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आई थिंक बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स की सक्सेस में ही मेरी सक्सेस है, तो एवरी ईयर बच्चे आते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मेरा मेंस चलता ही रहता है। आई कीप ऑन अपग्रेडिंग द थिंग्स, बिकॉज मुझे लगता है कि और आगे मतलब अच्छा कर देने की कोई लिमिट तो है नहीं, और शायद वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है।
तो पॉलिटिकल साइंस आज इस मुकाम पर पहुंचा है, उसके पीछे बहुत बहुत मेहनत की गई है। वो मेहनत मैं ही जानती हूँ कि कितनी मेहनत उसके पीछे होती है, कितना, और कमिटमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने वर्क के प्रति कितना ज़्यादा आपकी इंटेग्रिटी है। तो बहुत सारा ऐसा, मेरा ये कहना है कि अगर कोई बच्चा मेरे पास आया है तो वो जितना ज़्यादा उसका रास्ता आसान करने में मैं अपनी भूमिका निभा सकती हूँ, मैं निभाती हूँ। और जो भी बच्चे PSIR लें या कोई भी सब्जेक्ट लें, ये मार्क्स के ऊपर ना जाएं। आपको सब्जेक्ट पर कमांड करना है, आपको उस चीज़ की बिल्कुल बेस तक समझना है। तो मार्क्स और कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्क्स क्यों मिल रहे हैं? मार्क्स इसलिए मिल रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से नोट्स दिए जा रहे हैं, एक इकोसिस्टम है, टेस्ट सीरीज़ है, क्रैश कोर्स है। मैं अपने बच्चों को एग्ज़ाम में जाने से पहले इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करा देती हूँ कि वो ऑटोमेटिकली लिखने लगते हैं। तो PSIR आप जब भी लें या कोई भी सब्जेक्ट लें, ऑब्वियसली इंटरेस्ट मैटर करता है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ क्या एक इकोसिस्टम है या नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टीचर्स, सभी बडिंग टीचर्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने प्रोफेशन से सेटिस्फैक्शन लेना है तो यू हैव टू गिव योर 200% एंड enjoy the success of your students. करेक्ट। एज ए PSIR मतलब स्टूडेंट भी जाना चाहते हैं कि बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, सो क्या इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए PSIR सब्जेक्ट ताकि ऑप्शनल पेपर में अच्छी आंसर राइटिंग करें बच्चे और नंबर अच्छे मिले? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़। आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नाउ दूसरी चीज़ है कि हर सब्जेक्ट ही एक लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप फॉरेन पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, आपको उन वर्ड्स के ऊपर कमांड बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब आप टर्म यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नॉन अलाइनमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म कहाँ पर है। नेक्स्ट ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं या पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम भी किए जाते हैं कि क्वेश्चंस का डीकंस्ट्रक्शन कर पाना, क्वेश्चन के एसेंस को समझ पाना कि अल्टीमेटली क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एनालिटिकल सब्जेक्ट है और शायद पूरा मेंस का ही अप्रोच एनालिटिकल है, तो आपकी एक वैल्यू सिस्टम भी कि दे में आस्क कि भाई इंडियन सेक्युलरिज्म हैज़ अ प्रॉब्लम, तो आप उस चीज़ को किस दिशा में ले जाते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पूरे वैल्यू सिस्टम को बताएं। तो मैं बच्चों को यही बताती हूँ कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। आप चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखते हैं, आपके सोचने का ढंग सिस्टमेटिक है। आप थियोरी पढ़ रहे हैं लेकिन क्या जो करंट चीज़ें हैं थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव से उसको समझ सकते हैं, उसको लिंक कर पाते हैं, एकदम से आप जान पाते हैं कि क्वेश्चन में एग्जामिनर का इशारा कहाँ है। बाकी ये है कि कंटिन्यूअसली आप पढ़ें। एक मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे नहीं जाए। बहुत सारा, जैसे हर कोई कंटेंट पढ़ना और अननेसेसरी, कभी कभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट में एंजाइटी होती है कि बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, कैसे मैनेज करेंगे, तो उन चीज़ों की तरफ नहीं जाएं। बेस, अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि नॉन अलाइनमेंट क्या है, तो चीज़ें बदलती रहेंगी, बट उस कॉन्सेप्ट के जरिए आप आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं। इट्स नॉट करंट अफेयर्स, इट इज़ अ सब्जेक्ट which has its concepts, which has its tools। तो एंजाइटी ना रखें, सोर्सेज लिमिटेड, बहुत लिमिटेड सोर्सेज। इवन करंट के, जैसे अगर आप एक पेपर पढ़ रहे हैं आप वही पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा अपने आप को स्प्रेड नहीं करना है, आपको अपने को खुद को समय देना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्टेम्पलेशन करना है, थिंकिंग करनी है, केवल पढ़ते पढ़ते नहीं जाना है। हाउ टू कवर पेपर 2B, बिकॉज ये नेचुरली एक डायनेमिक पेपर है, तो इसको कैसे कवर करेंगे? मिथ्स हैं बच्चों में, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा थियरी और करंट उन चीज़ों को लिंक करके पढ़ाती हूँ, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप एक ही पेपर पढ़ें, एक ही पेपर,
चाहे आप हिंदू पढ़ें चाहे एक्सप्रेस पढ़ें, लेकिन अगर मेरी राय लें, हालांकि मैं उस राय को थोपना नहीं चाहती क्योंकि बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत कुछ करने को है। ऑप्शनल एक रोल प्ले करता है, लेकिन जनरल स्टडीज़ भी उतना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आजकल मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से जो एडिटोरियल आता है वो हिंदुस्तान टाइम्स में काफ़ी अच्छा रहता है, और खासकर जैसे बहुत अच्छा वो डेटा देते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पर। अगर आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं। एज यूजुअल जो आप हिंदू एक्सप्रेस जो भी पढ़ रहे हैं, बट एक ही पेपर आप पढ़ें बहुत, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड पेपर खरीद लेना अलग बात है, उस चीज़ को पढ़ना समझना अलग चीज़ है। और अगर आप एक्सप्रेस या हिंदू पढ़ रहे हैं तो उनके जो एक्सप्लेन्ड सेक्शंस हैं आप उनको ही ज़्यादा ध्यान में दीजिए। आप इतना ज़्यादा डायनेमिज्म नहीं, बहुत चीज़ें तो आपको अपने दिमाग से समझनी होगी, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। मैम, जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, तो लैंग्वेज का कोई इस पे असर पड़ता है? मतलब बहुत सारे हिंदी स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वो कहते हैं कि रिजल्ट नहीं बनती है, मुझे समझ में नहीं आता है, कंटेंट नहीं है मार्केट में, तो इसको कैसे देखती हैं? मैं कहूँगी लैंग्वेज का असर नहीं पड़ता है, और बहुत नेचुरल है कि आप अपनी मातृभाषा में अपनी विचार को ज़्यादा अच्छे ढंग से रख सकते हैं। तो हिंदी माध्यम में समस्या लैंग्वेज की नहीं है, समस्या एक एटीट्यूड की है। कभी कहते हैं ना कि आप बार बार कोई चीज़ कहें तो वो सच लगने लगती है, तो एक वो वर्नाकुलर मीडियम और ये सारी चीज़ें में क्या हो गया, एक जिंक हो गया कि अब हिंदी मीडियम है। तो जब हिंदी मीडियम का बच्चा आरंभ करता है तो उसी समय मैंने ऐसे रियलाइज़ किया है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि नैरेटिव है कि भाई ये इंग्लिश है, वो एक मानसिकता है हमारे दिमाग में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कहीं है, तो आप उस भावना में नहीं रहें। अब दूसरी चीज़ है कि शायद हिंदी मीडियम में जिस तरीके से जितनी मेहनत के साथ काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो मैं बताना भी चाहूँगी कि इस पिछले साल मैंने पहली बार, हालांकि बहुत व्यस्त मेरा शेड्यूल था, लेकिन मुझे लगा कि एक टीचर के नाते एक मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ाऊँ। तो मैंने अपना हिंदी का एक बैच स्टार्ट किया, और फॉर्चुनेटली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल, एंड उनका मोरल डाउन है, समस्या जो है ना वो उसमें नहीं है। और इसलिए नैरेटिव्स को हटा करके सफाई, मतलब एक साफ कर दिया जाए, पारदर्शिता लाई जाए। हिंदी मीडियम में कोई समस्या नहीं है, आपके पास बुक्स हैं। जनरल स्टडीज़ की बात करिए तो जनरल स्टडीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप NCERT बेसिक बुक्स हैं हिंदी में। तो हिंदी मीडियम के बच्चे बिना मतलब की चीज़ों में समय ना बर्बाद करें। एक मैंने देखा है कि थोड़ा संस्कृति का असर जो मुझे पसंद नहीं आता है वो है कि थोड़ा वो समहाउ, मतलब क्यों है कि वो एक बहुत ज़्यादा गुरु शिष्य परंपरा, तो वो ऐसे लगता है कि बच्चे अपने फ्यूचर से ज़्यादा टीचर के फ्यूचर पर ज़्यादा वो कर रहे हैं, या किसी को बिल्कुल गॉड फिगर बना देना। इन चीज़ों से बाहर आइए, प्रोफेशनलिज्म रखिए। आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, आप अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के लिए आप अपनी बुक्स उससे ज़्यादा सरोकार रखें। और अभी जैसे सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें बड़ा बच्चों को कंफ्यूज करने वाली सिनेरियो है, और मानसिकता पर ध्यान दें, मोरल को हाई रखें, ऐसे लोगों के साथ मिलें जो आपका मोरल हाई करें। और अल्टीमेटली यही है, मेहनत का विकल्प नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था, लक मैटर्स बट हार्डर यू वर्क लकियर यू बिकम। मैम, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ और होता है, लेकिन वो ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं, ऑप्शनल कुछ और रहता है और वो कुछ और ऑप्शनल लेना चाहते हैं। सो एज ए लेमैन कोई अगर एस्पिरेंट है और वो PSIR ही लेना चाहता है, तो वाई अ एस्पिरेंट शुड चूज PSIR एज ए ऑप्शनल पेपर? देखिए, PSIR को चूज़ करने के बहुत सारे रीज़न हैं, कहीं से भी आप देखें।
पहला रीज़न ये है कि अगर हम पूरा जनरल स्टडीज़ का ही मतलब पूरा प्रिपरेशन को हम एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक ढंग से देखें तो PSIR का पेपर आपको GS2 में तो मदद करता ही है, आपको एथिक्स पेपर में बहुत मदद करता है, आपको एसे में मदद करता है, आपका बहुत बच्चे नहीं भी जानते होंगे लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया और इंडियन सोसाइटी जो पेपर 1 है उसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा रोल है। पेपर 3 ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इसकी भूमिका नहीं हो। नेक्स्ट मैं कहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस आप क्या होते हैं, आप जो पढ़ते हैं, आप जो जानते हैं, आपके जो जिन विचार आपके आसपास आते हैं आप वही बनते हैं। तो ऑब्वियसली इतने पुराने ज़माने से प्लेटो, सोक्रेटिस, ये सब फिलोसफर्स के जब आइडियाज़ आपके पास आते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि पॉलिटिकल साइंस अगर हम क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिवली भी देखें तो मुझे नहीं लगता है कि कंसिस्टेंट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करी जाए तो टॉप 10 में मेरे खुद के 4 स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के हैं। टॉप 10 मतलब सिंगल डिजिट में अगर 4 स्टूडेंट्स हैं तो शायद एक बहुत बड़ी बात होगी। तो क्वांटिटेटिव डेटा आप ले लीजिए। नेक्स्ट चीज़ यही है कंटेंट की अवेलेबिलिटी, क्लासेस की अवेलेबिलिटी, टेस्ट सीरीज़ की अवेलेबिलिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पॉलिटिकल साइंस लेने वाले विद्यार्थी को कोई चैलेंज का सामना करना पड़े। शायद ऐसा नहीं है कि जैसे कोई और पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि भाई इनके नोट्स पढ़ लो तो काम हो जाएगा, वो सिनेरियो नहीं है। लेकिन ये चीज़ है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। और यस, पॉलिटिक्स आई थिंक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और आज के यूथ में हमने देखा है दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉरेन पॉलिसी, तो वो भी है, तो इंटरेस्ट भी है, कंटेंट भी है, डेटा भी है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप कुछ और सोचें। मैम, अक्सर स्टूडेंट से मिलता रहता हूँ और आपने भी कहा कि यू ट्राई टू पुट योर लेग इन देयर शूज़। सो आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं शुरुआती दौर में उन पे एक प्रेशर रहता है कि भाई पढ़ना अच्छे से, घर से आए हैं, मम्मी पापा देख रहे हैं, लोगों की जिम्मेदारियां हैं, यूपीएससी क्लियर करना, एक प्रेशर, एक डर का माहौल रहता, डर भय रहता है उनको। और उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल उनके कम होते जाते हैं। ये जो ट्रॉमा है, इससे कैसे स्टूडेंट बाहर आए और इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आपको? देखिए, मैं यही मानती हूँ कि आपको पहले तो आंतरिक रूप से बड़ा मजबूत होना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कठिन है क्यों। कठिन ये है कि आपसे वो काम एक्सपेक्टेड होगा। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना इंडिया जैसे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई चीज़ आप इस रोल में भी आप क्या हैं, आपको लीडर बनना है, तो आप किसी और चीज़ को, किसी ऐसे डर को अपने ऊपर अगर हावी होने दे रहे हैं तो शायद आप वो वाला मटेरियल है नहीं जो चाहिए, तो हावी क्यों होने दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि जब आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, उससे पहले ही आप डर गए, तो मतलब पहले कैसे हार मान ली। तो आप लगे रहें, ये जो खेल है मुझे लगता है बहुत साइकोलॉजिकल है। मैं कभी नहीं मानती कि ये बहुत पढ़ाई से सिविल सर्विसेज होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे पेपर देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का, लास्ट मोमेंट पे सोच रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो जा रही है। मान लीजिए अगर आप जैसे लोग फील्ड में होंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो नेक्स्ट ये है कि जब तक आप पूरी तरीके से, पूरे कमिटमेंट से उस चीज़ को पढ़ें, ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट अपने पास लाए नहीं। आई अगेन बिलीव कि यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। और ऐसे विचारों से जो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, हम उन चीज़ों को सोचें क्यों। फेल होने से पहले ही फेल के बारे में क्यों सोचें। तो
मेहनत करिए, सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। अल्टीमेटली आप ये देखिए कि उनमें और आप में क्या अंतर है। जो लोग सक्सेस होके निकलते जा रहे हैं तो वो बहुत प्रोफेशनली चीज़ों को ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज का जो पूरा कंटेंट है ये इसका दायरा बड़ा है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी बहुत चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन डेप्थ के फॉर्म में इतना भी नहीं है। हाँ, तो लोग मतलब यही है ना कि जो नैरेटिव्स बन जाते हैं ना, बड़ा मुश्किल है ये वो, तो उसको ही पहले अपने ऊपर हावी कर देते हैं। तो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ, जब आपने 12th किया है, आपने IIT निकाला है, तो ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं। और शायद आपकी सोच, हमारा जो माइंड है वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड आवर माइंड इज़ वेरी पावरफुल एंड आई बिलीव कि हम माइंड का शायद उतना उपयोग ही नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। तो आप जैसा अपने माइंड को बनाएंगे शायद चीज़ें वो होती हैं। तो आप स्ट्रांग रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। इट इज़ नोन एज अ स्टील फ्रेम। अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, आपको किसी की बातों का प्रभाव पड़ता है, आपको इन चीज़ों, तो यू आर नॉट, आई डोंट थिंक यू आर देन मेंट, यू आर सपोज टू बी going into this. You don't require any motivation from outside. You have to be strong, determined, focused from inside. Because फिर बार बार शायद ज़िंदगी मौका नहीं देती है, सबको मौका नहीं देती है। आपको अगर मौका मिला है, प्लीज़ आप उसका उपयोग करें। आप अपने फेलियर्स के रीज़न को समझिए। अधिकांशतः मैंने देखा है कि फेलियर के रीज़न कुछ और होते हैं। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, आप फोकस्ड रहेंगे नहीं, आप अपनी चीज़ को लेके प्रोफेशनल है नहीं, तो बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो हैं, तो फिर आप तो पीछे रह ही जाएंगे। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें कि स्टूडेंट 1 अटैम्प्ट देते हैं, 2 अटैम्प्ट देते हैं, 3 अटैम्प्ट देते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ही और शी इज़ नॉट इन अ प्रॉपर ऑप्शनल पेपर, और उसके बाद क्या होता है वो ऑप्शनल चेंज करते हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट में। हाउ इट इज़ डेंजरस? और ये क्या डेंजरस नहीं है। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 साल, किसी ने ज्योग्राफी, किसी ने केमिस्ट्री, आप देखिएगा पिछले साल के इतने सारे जो हमने वीडियोस भी डाले, चेंज किया एंड लास्ट मोमेंट में चेंज किया। पॉलिटिकल साइंस से दे गॉट वेरी गुड रैंक। क्यों? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक ऑप्शनल में चीज़ें क्लिक नहीं कर रही हैं तो बेटर है आप उससे मूव करिए एंड ये प्रिपेयर हो सकता है। मेरे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 11th रैंक, 14th रैंक, ये सब भी लेकर के आए जिन्होंने प्रीलिम्स के बाद ये सब्जेक्ट ज्वाइन किया। तो रीज़न क्या है? जिसने सोच लिया, जिसने ठान लिया, फिर वो उसे 2 महीने अभी रहेगा तो भी वो प्रिपेयर कर लेता है। और जिसको बहाने बनाने की और एक्सक्यूज़ की आदत होती है, वो फिर वो कभी नहीं कर पाता है। ये जो स्वैपिंग का प्रोसेस होता है, एक ऑप्शनल कुछ और है, अब दूसरे ऑप्शनल में जा रहे हैं, तो इसमें बच्चों को कहाँ पे दिक्कतें आती हैं? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आती है, क्योंकि सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा है, तो जो ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे होंगे तो आई बिलीव कि आप उससे इंटरनेशनल रिलेशंस को लिंक कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है ना। नॉलेज इज नीदर नॉलेज कैन बी कंपार्टमेंटलाइज्ड नॉर नॉलेज गेट वेस्टेड। बी पॉजिटिव। आपने जो पढ़ा वो भी आपके काम में आएगा, और आप जो अब पढ़ेंगे, कभी कभी मतलब एक माइंड में क्या हो जाता है, स्टैग्नेशन भी आ जाता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो सब्जेक्ट आप स्विच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे ऐसे मानना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट और मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स, इसके बाद आप इसमें मत आइए। यानी कि अगर आप 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के कोर को, उसकी फिलॉसफी को ही नहीं समझ रहे हैं। तो मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू अदरवाइज ऑल्सो। क्योंकि अगर होना होता तो 2 में निकल जाएगा। तो आई थिंक सरकार कितने भी अटेम्प्ट दे, 2 अटेम्प्ट में आपको अपनी लिमिट्स खुद बनानी पड़ेंगी, वरना आधी ज़िंदगी राजेंद्र नगर में ही कट जाएगी। मैम, ये भी देखा जाता है कि जो इंजीनियरिंग IITians होते हैं वो अधिकतर PSIR को ही एज ए ऑप्शन लेते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में वही है कि
ट्रेंड रहा है जब रिजल्ट्स आने लगे। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस हमेशा से चल रहा था, लेकिन जब बच्चों ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लगे, एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया, नोट्स हैं, क्लासेस हैं, मटेरियल है, तो शायद इसलिए उनको ऐसे लगता है। जैसे एक दो बच्चे हैं, मेरा एक स्टूडेंट रहा है दिनेश, तो उसने भी एक बार ऐसे शेयर किया था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया। ही गॉट फिफ्थ रैंक आई थिंक। तो उसने यही बताया कि उसे पता था कि कम से कम बाकी मैम को इन पर्सन नहीं जानते हैं, लेकिन मैम के नोट्स तो हम जानते हैं कि कुछ नहीं है तो ये नोट्स तो मेरे एक जगह हैं जिनसे मैं कर पाऊँगा। बैरियर जो होता है वो मेंटल बैरियर होता है, मेंटल बैरियर ना रखें। और मुझे लगता है कि जीवन में अगर कोई बैरियर होता है तो वो होता है जो हम अपने लिए खुद बनाते हैं। तो यू योर सेल्फ इज़ द बिगेस्ट बैरियर इन योर सक्सेस। आप अपने इस तरीके की सोच बदलने से बहुत कुछ बदलता है। मेरा खुद का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा से बहुत स्ट्रांग हूँ, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने कभी फेलियर का सामना नहीं किया, लेकिन वी इवॉल्व एज अ पर्सन। और आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो यही लगता है कि अल्टीमेटली क्या चीज़ आगे लेके गई है। तो आगे लेके गई है कॉन्फिडेंस, कुछ करने की इच्छा, वो चाहत होनी चाहिए आपके अंदर कि आप कुछ करना चाहते हैं। और मेरे को, मैंने बहुत मंचों पे बोला है, आपके भी मंच से मैं यही बताऊंगी कि मुझे विवेकानंद जी का ये कोट बहुत इंस्पायर करता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपके अंदर साहस है, आप लड़ना चाहते हैं, आप जीतेंगे। आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को एंजॉय करिए, आप जो प्रोसेस है ना उसको भी एंजॉय करिए। कुल मिलाकर के मैच्योरिटी रखिए, स्मार्ट रहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, आपको किस चीज़ को कैसे लेना है। क्या आप, जैसे बच्चे होंगे प्रीलिम्स देकर के आएंगे, वो दिन भर पेपर का मार्क्स ही काउंट करते रहेंगे, तब तक पता लगा मेंस एग्जाम आ जाएगा। तो ये तो फिर बचपना हुआ, और बचपने का स्कोप कहाँ है? अब नहीं है, वैसे भी नहीं है। मतलब अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है? तो यू कांट अफोर्ड टू बी चाइल्डिश, यू कांट अफोर्ड टू बी नॉन प्रोफेशनल। दिस इज वाई व्हाट आई बिलीव। मैम एज ए PSIR ऑप्शनल, क्या इसको सेल्फ स्टडी से भी तैयार किया जा सकता है? मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, सिलेबस बड़ा है, स्टैटिक पोर्शन है, डायनेमिक पोर्शन है। तो जिस लेवल पे, जैसे बच्चों की जो उम्र है, जो एक्सपीरियंस है, उस लेवल पे वो उतना काम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये तो कंपटीशन है। एक है कि आप अपने पेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ पढ़ रहा है तो वो एक एज ले रहा है। तो ये नहीं है कि आपको खुद से सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर क्लास के माध्यम से आपको एक चीज़ आधे घंटे में आएगी तो खुद के माध्यम से हो सकता है 2.5 घंटे में आए। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, पढ़ेंगे आपको आएगा समझ में। बट इशू ये है कि परफॉर्मेंस हैज़ टू बी अ कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। और अगर आर्थिक समस्या ना हो तो आप क्लास करें। स्पेशली अगर ऐसा क्लास है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ चीज़ें अच्छे से की जाती हैं, आपको वहाँ के इंटेग्रिटी सब पर विश्वास है, तो नहीं, आप प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद का एक्सपीरियंस कह सकती हूँ कि आई हैव बीन टॉपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी एक्सपर्ट और इस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन आज मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है कि अगर शायद लिया रहता तो इवन मैंने भी सिविल सर्विसेज दी तो वो चीज़ें हो जाती। मैं उस ईगो में या शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाई। अपने पेस से हम पढ़ रहे थे, लेकिन आपका पेस केवल मैटर नहीं करता है, बाकियों का पेस में आप हैं कोई किस एडवांटेज पे। तो आपको कंपटीशन के लिए पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है।
प्रोफेशनलिज्म को आप ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी बिजी शेड्यूल में आपने कीमती वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू।